रिया माथुर के कार को वापस उसी दिशा में मोड़ लेने के बाद वहां खड़े एक आदमी ने अपने बॉस को फोन करके बता दिया था कि रिया माथुर फिर से उसी ओर जा रही है। अब सिर्फ वो ही उसे रोक सकते हैं। अपने आदमी की सूचना पाने के बाद वो आदमी उस कमरे से बाहर निकल गया था और वहां पर सिर्फ उसके जूते की खटखट रह गई थी। वो शायद रिया माथुर को रोकने का प्लान बनाने गया था। अब हम कहाँ जा रहे हैं मैम? अमन ने रिया माथुर से सवाल किया। पता नहीं, जहां तक ये रोड जाएगी जाएंगे और जब खत्म होगी रुक जाएंगे। रिया माथुर ने टेढ़ा सा जवाब दिया। उनकी बात सुनकर अमन समझ गया था कि रिया माथुर उसके ऊपर बहुत गुस्सा है, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया था। अमन के चुप हो जाने के बाद रिया माथुर ने अपनी गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी थी। उसे अपना पीछा कर रही गाड़ियों से बचकर निकलना था। अभी वो थोड़ा सा आगे ही बढ़ी थी कि उन्हें रोड से उतरकर एक कच्चा रास्ता जाता हुआ दिखाई पड़ा, जो शायद जंगल के अंदर जा रहा था। उस रास्ते को देखकर रिया माथुर के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार कर चुकी थी। हालांकि वो कच्चा रास्ता बहुत ही खतरनाक और सकरा था, लेकिन रिया माथुर ने फिर भी उस रास्ते पर जाने का निर्णय ले लिया था। वो किसी भी कीमत पर अपना पीछा कर रहे लोगों से बचना चाहती थी। संभाल कर अमन, रिया माथुर ने इतना कहा और फिर उतनी ही रफ्तार से गाड़ी को उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया था। उस कच्चे रास्ते पर बहुत ज्यादा खड्डे थे, इसलिए जब रिया माथुर ने गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ी तब गाड़ी कई फुट ऊपर उछल गई थी और फिर सर से वहां से निकल गई थी। रिया माथुर की ड्राइविंग स्किल्स कमाल की थी। उनके बगल में बैठे अमन नायक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रिया माथुर इतनी कमाल की ड्राइविंग कैसे करती हैं। उसे रिया माथुर को देखकर एक हॉलीवुड एक्ट्रेस याद आ गई थी, जो एक रेसिंग फिल्म सीरीज में ऐसे ही कमाल की ड्राइविंग करती थी। अभी तक डरे बैठे अमन के चेहरे पर अब थोड़ी थोड़ी स्माइल आनी शुरू हो चुकी थी। ऐसे मुस्कुराकर मत देखो, मैं तुम्हारी ड्राइवर नहीं बॉस हूँ अमन नायक, रिया माथुर ने अमन से कहा। और उसके इतना कहने के बाद अमन झेप गया था और फिर सीधा बैठ गया था। कुछ दूर और आगे जाने के बाद रिया माथुर ने गाड़ी को न्यूट्रल में डालकर उसका इंजन ऑफ कर दिया था और ढलान होने की वजह से गाड़ी आगे की ओर लुढ़कती हुई चली गई थी। कुछ दूर और आगे जाने के बाद जब रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां एकदम शांति फैली हुई थी और कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा था। उसका पीछा करने वाले लोग शायद खतरनाक रास्ते को देखकर रुक गए थे। किसी को अपने पीछे न आते देखकर रिया माथुर ने राहत की सांस ली थी। इधर रिया माथुर ईटानगर के जंगलों में गाड़ी छुपाकर किसी से बचने का प्रयास कर रही थी। उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ और गुरबचन उस जंगली बिल्ले के साथ कश्यप के ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे। करीब 7 से 8 किलोमीटर का सफर करने के बाद वो लोग उस बंगले के सामने पहुंच चुके थे, जहां पर कश्यप जंगली जानवरों को शिकार करने और चोरी करने के बाद तस्करी के लिए रखता था। सिद्धार्थ और गुरबचन उस जंगली बिल्ले के साथ बंगले के पीछे पहुंच चुके थे। बंगले के पीछे के रास्ते पर एकदम से सन्नाटा फैला हुआ था। वहां पर इंसान तो क्या, एक परिंदा तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहां तो कोई नहीं है, सिद्धार्थ ने उस बिल्ले की तरफ देखते हुए कहा। अंदर ही होंगे सब, वो लोग यहीं रहते हैं, बिल्ले ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। सिद्धार्थ को बिल्ले से बात करते देखकर गुरबचन थोड़ा हैरत में पड़ गया था। उसे ये तो नहीं सुनाई पड़ा कि सिद्धार्थ उस बिल्ले से क्या कह रहा है, लेकिन उसे बड़बड़ाता हुआ देखकर गुरबचन को सिद्धार्थ के ऊपर थोड़ा सा शक हो गया था। शक तो गुरबचन को सिद्धार्थ के ऊपर पहले ही हो गया था, जब उसने उन बूढ़े आदमियों को पैसे देकर उस जंगली बिल्ले को खरीदा था। लेकिन अब उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था कि शायद सिद्धार्थ उन लोगों से कुछ छुपाने का प्रयास कर रहा था। पहले योगेंद्र सिंह के साथ हुए मुठभेड़ में एक पहाड़ी भेड़िए का बंदरों के झुंड के साथ सिद्धार्थ की मदद के लिए आना, उसके बाद अब तक की हुई सारी घटनाएं सिद्धार्थ के कैरेक्टर को थोड़ा संदिग्ध बना रहे थे। लेकिन गुरबचन के लिए अभी सिद्धार्थ का कैरेक्टर डिफाइन करने से ज्यादा जरूरी वो काम पूरा करना था जिसके लिए वो लोग आए थे। रुको, मैं देखता हूं, गुरबचन ने सिद्धार्थ से कहा और फिर उसने खिड़की के पास बने छज्जे पर चढ़ने का प्रयास किया। लेकिन वो छज्जा करीब 8 फीट ऊपर था, इसलिए गुरबचन की लंबी हाइट होने के बावजूद उसका हाथ उस छज्जे पर नहीं पहुंच रहा था।
सिद्धार्थ ने गुरबचन को अपने कंधों पर उठा लिया था। गुरबचन का वजन काफी ज्यादा था, इसलिए उसका वजन सिद्धार्थ के लिए थोड़ा भारी पड़ रहा था। फिर भी सिद्धार्थ ने गुरबचन को उठा रखा था। गुरबचन ने लपक कर छज्जे को पकड़ लिया था और उसके बाद उसके ऊपर चढ़कर वहां बने एक झरोखे के थ्रू बंगले के अंदर देखने लगा था। लेकिन बाहर की तरह बंगले के अंदर भी एक सन्नाटा फैला हुआ था। वहां पर भी पूरी तरह से शांति छाई हुई थी, केवल कुछ लाइटें जल रही थी। क्या हुआ अंकल? सिद्धार्थ ने गुरबचन से सवाल किया। कुछ नहीं, अंदर भी कोई नहीं है, गुरबचन ने जवाब दिया। गुरबचन का जवाब सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मायूसी छा गई थी। उसे लगा था कि वो गुल्लू के पास पहुंच गया है, लेकिन वो अभी भी खाली हाथ ही था। गुल्लू का पता मिलना तो दूर, उसे गुल्लू की गंध तक नहीं आ रही थी। रवि ने कश्यप को जब फोन किया था, तब उस बंगले के बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ था, जिसके अंदर गुल्लू समेत बहुत सारे जानवर और पक्षी बंद थे। लेकिन अब वो ट्रक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मतलब साफ था कि कश्यप उस ट्रक के साथ वहां से जा चुका था। गुरबचन उस छज्जे से नीचे उतरने जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में टंकी के पानी की चलने की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा कि कोई वॉश बेसिन का यूज कर रहा हो। उस आवाज को सुनते ही गुरबचन के कान खड़े हो गए और उसने इशारे से सिद्धार्थ को बता दिया था कि अंदर कोई है। किधर मर गया रे तू? अभी तक आया नहीं? मेरे को घर भी जाने का है, वरना लुगाई बहुत पीटेगी। एक आदमी फोन पर बातें करते हुए वॉशरूम से बाहर आ रहा था। उस आदमी को देखकर गुरबचन की आंखों में चमक आ गई थी। सिद्धार्थ नीचे अनजान सा खड़ा हुआ था। उसे अभी तक कुछ नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। आ रहा हूं भाई, 10 मिनट वेट कर ले। फोन पर उस आदमी को जवाब सुनाई पड़ा और उसके बाद फोन कट गया था। क्या हो रहा है अंकल? सिद्धार्थ ने गुरबचन से धीरे से पूछा। उसके इतना पूछने के बाद गुरबचन ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा कर दिया। उनका इशारा पाकर सिद्धार्थ चुप हो गया था। उसे लगा कि मामला शायद थोड़ा गंभीर है। अंदर मौजूद आदमी ने फोन काट दिया था और उसके बाद वहीं पड़े एक सोफे के ऊपर बैठकर आराम फरमाते हुए राजस्थानी लोकगीत गुनगुनाने लगा था। उसको गाता सुनकर गुरबचन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो अपने आप से बोला, जानवरों को चोरी करके आराम से बैठकर गाने गा रहा है। इतना सोचकर गुरबचन नीचे आ गया था। गुरबचन के नीचे आने के बाद जब सिद्धार्थ ने उससे अंदर की घटना के बारे में पूछा, तो उसने जो कुछ सुना और देखा था वो सारी बात सिद्धार्थ को बता दी और तेजी से बंगले की तरफ दौड़ पड़ा था। तभी सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुकिए अंकल, हम ऐसे नहीं जा सकते। पहले हमें देखना होगा कि जो आदमी इससे मिलने आ रहा है उससे हमें कोई खतरा तो नहीं है, उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे। सिद्धार्थ के रोके जाने के बाद गुरबचन रुक गया था और फिर दोनों वहीं छिपकर उस आदमी के आने का इंतजार करने लगे थे, जिसने बंगले में मौजूद आदमी को फोन किया था। आज पूर्णिमा के एक दिन पहले की रात थी। चांद अपने पूरे शबाब पर था। राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उस चांद की रोशनी फैली हुई थी। उसी रोशनी के नीचे सिद्धार्थ, रिया माथुर और अमन छुपे हुए थे। जब अमन और रिया माथुर को वहां छिपे हुए काफी देर हो गई थी और उन्हें किसी के आने की आहट नहीं सुनाई पड़ी, तो फिर अमन ने रिया से कहा, अब हमें निकलना चाहिए मैम, वो लोग शायद चले गए। अमन की बात सुनकर रिया ने उठकर चुपके से चारों तरफ देखा तो सच में वहां कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसे भी लगा कि शायद वो लोग वहां से जा चुके हैं और इसलिए उसने अमन को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। अमन और रिया गाड़ी में बैठ चुके थे और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गए थे। अमन को लेकर रिया जैसे ही कुछ दूर आगे निकली, अचानक से एक बड़ा सा पेड़ आकर उनके कार से सामने गिरा और उस पेड़ के डालियों के टूटने की तरतराहट गूंज गई। रिया समझ गई कि उसका पीछा करने वाले लोग वहां से गए नहीं थे, बल्कि वहीं छुपकर उनके बाहर आने का वेट कर रहे थे। रिया ने जल्दी से बैक गियर लगाया और गाड़ी पीछे लेनी चाहिए, लेकिन तब तक एक बड़ा सा पेड़ गाड़ी के पीछे भी आकर गिर चुका था। अमन और रिया की गाड़ी दोनों पेड़ों के बीच में फंस चुकी थी। वो अब समझ चुके थे कि वो फंस चुके हैं। रिया ने अपनी पिस्तौल बाहर निकाल ली थी और चारों तरफ देखना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी वहां पर एक कार आकर रुकी और उसका शीशा खुल गया था। उस कार में वही आदमी बैठा हुआ था जिसको उसके बंदे ने फोन करके रिया माथुर को रोकने को कहा था। उस आदमी के वहां आते ही एक साथ कई टॉर्च रिया माथुर की तरफ जल गई थी। उनका उजाला अपने ऊपर पड़ते ही
अमन और रिया दोनों भौंचक के रह गए थे। गन फेंक कर हाथ ऊपर कर लो, कार में बैठे हुए आदमी ने रिया माथुर से कहा और फिर गाड़ी से नीचे उतर गया था। उसके साथ 3 लोग और नीचे उतर गए थे। ये तीनों लोग वही निंजा वॉरियर थे जो शुरू में अमन नायक का पीछा कर रहे थे। कार से उतरे हुए व्यक्ति ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो घुसपैठ करते हो, ऊपर से गुंडागर्दी करते हो, कहते हुए वो व्यक्ति आकर रिया माथुर के सामने खड़ा हो गया था। उसने अपने चेहरे से मास्क हटा लिया था और उसके मास्क हटाते ही रिया माथुर और अमन दोनों चौंक गए थे। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि बुद्धा मार्शल आर्ट्स में काम करने वाला भिखू था। रिया और अमन दोनों ने उसे बीरेन के बगल में खड़ा देखा था जब वो बीरेन से मिलने गए थे, लेकिन जिस भिखू को उन्होंने बुद्धा मार्शल आर्ट्स में देखा था वो भिखू उनके सामने खड़े भिखू से बिल्कुल डिफरेंट था। भिखू, रिया माथुर ने चौंकते हुए कहा। नहीं, मास्टर अजीत जोगी उर्फ भिखू, भिखू के बगल में खड़े एक आदमी ने जवाब दिया और उसके बाद भिखू ने रिया और अमन को गाड़ी में बैठने का इशारा कर दिया था। जैसे ही रिया माथुर और अमन नायक गाड़ी में बैठने जा रहे थे कि ठीक उसी वक्त वहां पर एक आवाज गूंजी, इन्हें कहां लेकर जा रहे हो? और उस आवाज को सुनकर भिखू, रिया और अमन तीनों के कदम रुक गए। इधर उन तीनों के कदम रुक गए थे और उधर सिद्धार्थ और गुरबचन के सामने एक काली रंग की कार आकर रुक गई थी और उसमें से कुछ लोग उतरने लगे थे और उन लोगों को उतरते देखकर सिद्धार्थ का चेहरा परेशानी से भर गया था। आखिर क्या था भिखू का सच, और क्या उसने बीरेन के कहने पर पकड़ा है रिया और अमन को, और क्या देखा है सिद्धार्थ ने उस बंगले में जिसे देखकर वो हो गया है परेशान? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।